सदियों पुरानी बात है जब कुछ काली ताकतों ने मिलकर एक ऐसी बला को जन्म दिया जिसे ताई सुई कहा गया। पैदा होते ही इसने हर तरफ ऐसी तबाही मचाई कि लोग कांप उठे। लेकिन फिर एक शख्स ने इसका रास्ता रोका और दोनों के बीच एक भयानक जंग हुई, जिसके बाद ताई सुई कहीं गायब हो गया। मगर कहते हैं कि वो मरा नहीं है और एक दिन इंसानी दुनिया में जरूर लौटेगा। अब मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर गोंग से, जो अपने गांव से शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया है। लेकिन यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन कल है और वो एक दिन जल्दी आ गया है। गोंग ने वॉचमैन से थोड़ी रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज ही हॉस्टल में रुक सकता हूँ प्लीज। पर वॉचमैन ने साफ मना कर दिया और कहा कि आज की रात उसे बाहर ही किसी होटल में गुजारनी होगी। नई शुरुआत की उम्मीद लिए गोंग उस इलाके की गलियों में निकल पड़ता है। वहाँ काफी पुरानी और छोटी छोटी दुकानें थीं। चलते चलते वो एक सुनसान गली में पहुंचता है जहां उसे एक पुरानी श्राइन दिखती है। अचानक अंधेरे में उसे दो आंखें चमकती हुई नजर आती हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं थी, वो बस एक प्यारा सा बिल्ला था। गोंग उसे सहलाने ही वाला था कि अचानक वो बिल्ला वहां से गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सा होटल नजर आने लगा। गोंग सोच में पड़ गया कि ऐसी पतली गली में ये होटल कहाँ से आया। तभी उसे अपनी तरफ एक खौफनाक शख्स आता हुआ दिखता है और गोंग की हालत खराब होने लगती है। लेकिन असलियत में ये कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अजीब से ताऊ जी थे, जो अपने हाथ में पकड़े ताश के कार्ड्स को हवा में उड़ाते हुए गोंग का स्वागत कर रहे थे। वो बिना कुछ सोचे समझे गोंग का बैग उठाते हैं और अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आजा बेटे, अंदर आजा। जैसे ही गोंग उस होटल के अंदर अपना पहला कदम रखता है, उसे एक पल के लिए कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। पर वो एहसास इतनी जल्दी गायब हुआ कि गोंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ताऊजी के पीछे हो लिया। ताऊजी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बेचारा गोंग उनके पीछे भागते भागते थक गया। आखिर में वो उसे कमरे में ले आते हैं और कहते हैं, आज से यही तुम्हारा ठिकाना है। गोंग को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपना बैग छीनने की कोशिश की, पर उस चक्कर में वो खुद ही गिर पड़ा। चिढ़ते हुए वो बोला, मैं ऐसे घटिया कमरे में क्यों रहूं? देखो तो कितनी गंदगी है, बिस्तर गंदा है और हर तरफ जाले लगे हैं। वो वहां से निकलने ही वाला था कि ताऊजी ने एक नया दांव खेला। वो बोले, बेटे लगता है तुम शहर में नए आए हो यूनिवर्सिटी पढ़ने। सच कहूं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी कमाल है। तुम पक्का कोई आर्ट स्टूडेंट होगे, है ना? ये सुनते ही गोंग का गुस्सा ठंडा हो गया और वो थोड़ा इतराते हुए बोला, अरे आपने तो पहली नजर में ही मुझे पहचान लिया। ताऊ जी ने मौके का फायदा उठाया और उसे खिड़की से बाहर का नजारा दिखाने लगे। वो खूबसूरती देखकर गोंग जैसे वहीं खो गया। ऊपर से ताऊ जी ने 10% डिस्काउंट का लालच भी दे दिया। गोंग अभी सोच ही रहा था कि उसे दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर दिखी। उसका चेहरा बुरी तरह स्क्रैच किया गया था। गोंग ने पूछा, ये तस्वीर किसकी है और इसका चेहरा किसने बिगाड़ा? ताऊ जी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस मेरे पिता कहकर गए थे कि इस तस्वीर को कभी यहाँ से हटाना मत। पर जैसे ही गोंग वहां से मुड़ता है, ताऊजी चुपके से उस तस्वीर को हटा देते हैं, जिसके पीछे दीवार में एक अजीब सा होल नजर आता है। जैसे ही दोनों उस छेद से दूसरी तरफ झांकते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की नहा रही थी। ये देखते ही गोंग चिल्लाता है, ओए बुढ़ौए, देखना बंद कर, शर्म कर थोड़ी। पर ताऊजी हैरानी से बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? वो लड़की 5वें फ्लोर पर रहती है और हम इस वक्त चौथे फ्लोर पर हैं। हमें यहां से ऊपर का फ्लोर कैसे दिख रहा है? ताऊजी मामले की गहराई को समझने के लिए उस छेद में अपना हाथ डाल देते हैं और जब हाथ बाहर निकलते हैं तो उनके पास उस लड़की का एक अंडरगारमेंट होता है। गोंग हैरान होकर बोलता है, अरे ये तो उस लड़की का। लेकिन ताऊजी बड़े भोले बनते हुए कहते हैं कि वो ये कपड़ा उसे लौटाने जा रहे हैं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक अजीब से अंधेरे होल में से एक हाथ निकलता है और वो कपड़ा छीनकर गायब हो जाता है। ताऊजी अभी ये सब देखकर दंग रह गए थे कि तभी वो लड़की कमरे से बाहर निकल आती है और गुस्से में पूछती है, तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? गोंग भी डर के मारे ताऊजी के पीछे छुप गया था। ताऊजी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और गोंग से बोले, देखा बच्चे, मैंने कहा था ना, 5वें फ्लोर पर पहले से कोई रहता है। अब देख लिया ना अपनी आंखों से। गोंग उस लड़की की खूबसूरती देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया और चुपचाप वहां से ताऊजी के साथ निकल गया। पर उनके जाते ही वो लड़की उन्हें एक बहुत अजीब और काफी डरावनी नजर से दिखती है। अगली सुबह नहीं, बल्कि रात का वक्त होता है और गोंग खाना खाने के लिए बाहर निकलने लगता है। ताऊजी उसे हिदायत देते हैं, रात के 12 बजे से पहले वापस आ जाना, क्योंकि उसके बाद मेरे सोने का टाइम हो जाता है। गोंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा।
पर जैसे ही वो मुड़ता है, ताऊ जी के चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस आ जाती है। अब गोंग शहर के एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जिसे खाने पीने का खजाना कहा जाता है। हर तरफ तरह तरह के पकवान और फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। गोंग पुरानी बातों को भूलकर वहां के अलग अलग खानों का मजा लेने लगता है। पेट भरकर खाने के बाद गोंग वापस अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन घड़ी में देखा तो होश उड़ गए। रात के 12 बज चुके थे। अचानक उसे अपने आसपास अजीबोगरीब कीड़े मंडराते हुए नजर आते हैं, मानो वो उसे घेर रहे हों। तभी कहीं से एक तेज हरी रोशनी आती है और वो कीड़े पलक झपकते ही वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। गोंग की नजरें जब सामने पड़ती हैं तो वहां एक बेहद रहस्यमयी शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। माहौल काफी डरावना हो चुका था। पर तभी अचानक गोंग के फोन की घंटी बजती है और जैसे जादू हो गया हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल उसी वक्त ताऊजी उसके बगल से होटल का दरवाजा खोलते हैं और हड़बड़ाहट में कहते हैं, जल्दी अंदर आ। गोंग अपनी आंखें मलते हुए दोबारा देखता है, पर अब वहां कोई शख्स नहीं था। उसे लगा शायद ये थकावट की वजह से उसका कोई वहम है। पर तभी उसके पीछे भारी आवाज के साथ कुछ गिरता है। पलटकर देखा तो वहां एक इंसान पड़ा था जो बड़े अजीब ढंग से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। एक पल के लिए तो गोंग की फट गई। उसे लगा ये कोई ज़ॉम्बी है, पर अगले ही पल वो बंदा फिसलकर गिर गया। जब वो गिरा तो गोंग ने ध्यान से देखा कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान ही है। अब गोंग का डर क्यूरियोसिटी में बदल गया और उसने फैसला किया कि वो इसका पीछा करेगा। सबूत के लिए वो अपने फोन से रिकॉर्डिंग भी करने लगता है। पीछा करते करते वो शख्स एक झील के पास पहुंचकर पानी में उतर जाता है। गोंग को लगा वो डूब रहा है तो वो उसे बचाने के लिए खुद पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने उस बंदे को पकड़ा, मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। आसमान में चमकता चांद खून जैसा लाल हो गया और गोंग के चारों तरफ भयानक काले साए मंडराने लगे। तभी उस डूबते हुए शख्स को होश आता है, पर गोंग ने डर के मारे उसका मुंह इतनी जोर से दबाया हुआ था कि दम घुटने की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गया। गोंग ने जब ऊपर देखा तो हवा में एक शख्स उड़ रहा था। ये नज़ारा इतना हैरान करने वाला था कि गोंग की पलकें तक नहीं झपकीं। पर जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाईं, वो उड़ने वाला शख्स, वो बेहोश बंदा और वो सारे काले साए धुएं की तरह गायब हो चुके थे। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से किसी चीज ने गोंग को नीचे खींच लिया। गोंग ने बचने की बहुत कोशिश की, पर वो चीज उसे छोड़ ही नहीं रही थी। एक अजीब सा मॉन्स्टर गोंग को पकड़े हुए था और बेचारा गोंग वहां डूब रहा था। तभी अचानक एक शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकालता है और जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद ये शख्स अपनी ताकत से पानी में एक अजीब सा फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है। मॉन्स्टर के बाहर आते ही वही अजीब कीड़े जो गोंग ने पहले देखे थे, वो भी वहां आ जाते हैं और उस शख्स को चारों तरफ से घेर कर जकड़ लेते हैं। पर तभी वो शख्स अपनी आंखों से एक बहुत खतरनाक हमला करता है और उनसे छूट जाता है। दूसरी तरफ गोंग देखता है कि उसके पैर में एक अजीब सी चोट आई है। उधर उस शख्स की हालत भी थोड़ी खराब थी। धमाके की वजह से उसके कपड़े तक फट चुके थे। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और उस शख्स की शील्ड टूट जाती है। अब वो शख्स उस मॉन्स्टर का ही एक नुकीला कांटा तोड़ लेता है और उसमें अपनी पावर भरकर मॉन्स्टर पर दे मारता है। ये हमला इतना जोर का था कि वो मॉन्स्टर वहीं फटकर खत्म हो गया। ये सब देखकर गोंग बेहोश होने लगता है और आखिरी पल में उसे वही शख्स नजर आता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक बहुत खौफनाक जगह दिखाई जाती है। वहां अजीबोगरीब क्रीचर्स के बीच एक शख्स खड़ा था जो कह रहा था, ताई सुई, जिसका इंतजार में 300 सालों से कर रहा था। आखिरकार वो आ चुका है। अगले ही पल गोंग की आंख खुलती है। वो उन सभी खौफनाक यादों से घबराया हुआ था जो उसने कल रात महसूस की थी। पर जैसे ही वो होश में आता है, वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल सही सलामत है। वहां कोई चोट नहीं थी। उसे याद आता है कि उसने कल रात कुछ रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए वो तुरंत अपना फोन चेक करता है। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके फोन में ऐसी कोई वीडियो थी ही नहीं। अब गोंग को लगने लगता है कि शायद कल रात जो कुछ भी हुआ वो महज एक बुरा सपना था। इसके बाद गोंग अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार होने लगता है। पर तभी उसकी नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर पड़ती है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पास वाली झील का सारा पानी सिर्फ एक रात में ही सूख गया है। वहां एक प्रोफेसर भी इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। गोंग इस खबर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वो वहां एक नई शुरुआत करने की सोच ही रहा था कि उसे पता चलता है कि हॉस्टल के सारे कमरे भर चुके हैं। गांव गुस्से में चिल्लाता है, अब मैं कहाँ रहूंगा। तभी वही वॉचमैन उसे दोबारा उसी होटल में ले आता है।
गांव को लगता है कि ये सब उन दोनों की मिली भगत है, पर तभी वहां एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है बुई, यानी कि हुआ आई। वो गांव को समझाती है कि जब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फुल हो जाता है तो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स इसी होटल में रुकते हैं। दरअसल ये लड़की गांव की सीनियर है। अभी बातें चल ही रही थी कि ताऊजी गांव का सामान अंदर ले जाने लगते हैं, जिस वजह से उनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है। पर तभी अचानक उनके सामने एक नया बंदा आता है जिसका नाम है ली हुआ। उसे देखते ही गांव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसे उसने कल रात देखा था। गांव अब ली हुआ से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो होटल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखता है, उसके साथ फिर से वही अजीब एहसास होने लगता है। उसे अपने नीचे एक रहस्यमयी जाल यानी फॉर्मेशन दिखता है, पर अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है और वो होश में आ जाता है। ताऊजी उसे देखकर कहते हैं, अबे क्या हुआ, अचानक मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो गए? गांव उन्हें अपने उस बुरे सपने के बारे में बताता है और ली हुआ से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कल रात जब तुम झील में डूब रहे थे तब मैंने तुम्हें पकड़ा था? ली हुआ जवाब देता है, हाँ मुझे इतना तो याद है कि किसी ने मेरा मुंह जोर से दबाया हुआ था। लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही ताऊजी बीच में आ जाते हैं और उन्हें अपने अपने काम पर लगने को कहते हैं। ली हुआ के जाने के बाद ताऊजी रजिस्टर में नाम लिखने के लिए गांव की आईडी मांगते हैं। जैसे ही वो उसकी बर्थ डेट देखते हैं, वो कुछ हिसाब लगाने लगते हैं और हैरानी से कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब इस बिल्डिंग ने तुम्हें चुना है। 300 सालों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इस बीच होटल के बाहर एक अमीर बिजनेसमैन खड़ा था जो काफी वक्त से ताऊजी का ये होटल खरीदना चाहता है, पर ताऊजी हर बार उसे मना कर देते हैं। इस बार वो बिजनेसमैन एक नई चाल चल कर आया है। उसका मानना है कि अगर होटल में कोई स्टूडेंट ठहरेगा ही नहीं तो ताऊजी को ये होटल हर हाल में बेचना पड़ेगा। इस काम के लिए वो एक ऐसे शख्स को साथ लाया है जिसके पास अजीब शक्तियां मालूम होती हैं। दूसरी तरफ गोंग अपने कमरे में काफी परेशान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। खैर, वो बस एक बात से खुश था कि यहाँ उसकी प्यारी सीनियर बुई उसके साथ है। तभी गोंग की नज़र कमरे की दीवार पर बने एक अजीब से होल पर पड़ती है। जैसे ही वो अपना हाथ उस होल की तरफ बढ़ाता है, अगले ही पल वो एक बिल्कुल अनजान और रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि गोंग कुछ समझ पाता, उसके सामने एक अजीब सा एंटिटी आ जाता है। वहां उसे एक शख्स दिखता है जो किसी चीज पर कुछ लिख रहा था, पर वो शख्स तुरंत चिल्लाता है, यहां से चले जाओ। अगले ही पल गोंग की आंख खुलती है और वो देखता है कि बाहर रात हो चुकी है। इसका मतलब वो पूरा दिन सोता रहा। उसे लगा ये भी बस एक ख्वाब था, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, एक जोरदार किक उसे आकर लगती है। वो देखता है कि उसके सामने एक अनजान औरत खड़ी है जिसका नाम है नयन यू। वो गोंग को धमकाती है कि अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये होटल छोड़कर चला जाए। दूसरी तरफ ताऊजी अपनी रोजाना की पूजा में मसरूफ थे कि अचानक उनकी तरफ एक नुकीली नीडल आकर लगती है। देखते ही देखते उन पर सुइयों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ताऊजी बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये हमला कोई और नहीं बल्कि एक और बुजुर्ग शख्स कर रहा था जिसका नाम है बैनशियान। ये बंदा बेहद खतरनाक था। ताऊजी ने एक टैलिस्मैन फेंककर वहां धमाका किया और छुपकर वार करने की कोशिश की, लेकिन बैनशियान ने अपनी ताकत से उन्हें हवा में ही जकड़ लिया और उनके हाथ में एक सुई घुसा दी। बैनशियान कहता है, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा माहिर हो। ताऊजी हंसते हुए जवाब देते हैं, वाह, जब तुम जैसा एक्सपर्ट मेरी तारीफ करे तो मतलब मुझमें कुछ तो बात है। लेकिन बैनशियान गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, तुम जानते हो मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ। ताऊजी साफ मना कर देते हैं कि जो वो ढूंढ रहा है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। उसी वक्त एंथनी नाम का एक बंदा ली हुआ के कमरे में घुसता है, पर कमरा खाली लग रहा था। दरअसल ली हुआ वहीं छिपा हुआ था और जैसे ही एंथनी का ध्यान भटका, ली हुआ ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। इधर गोंग की हालत खराब थी। वो नयन यू के हाथों पिट रहा था। आखिर में थककर वो कहता है, ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूं, मैं वैसे भी यहां नहीं रुकने वाला था। गांग हिम्मत दिखाकर अपना सूटकेस उठाता है और पीछे से नायन यू पर हमला कर देता है। नायन यू को एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये देखकर गांव की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। नायन यू पीछे से एक जोरदार किक मारती है, जिससे गांव सीधा जाकर सीनियर के कमरे में गिरता है। सीनियर उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम दोनों ये क्या तमाशा कर रहे हो? लेकिन नायन यू कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। वो सीधा सीनियर पर हमला कर देती है, पर अगले ही पल नजारा बदल जाता है। नायन यू दूर जाकर गिरती है। गांव हैरानी से पूछता है, सीनियर क्या आपको कंगफू आता है? नायन यू दोबारा खड़ी होती है और कहती है, लगता है तुम लड़ना जानती हो,
अब मजा आएगा। इसके बाद दोनों लड़कियों के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। गांग वहां खड़ा तमाशा देख रहा था, पर उससे उनकी फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इस लड़ाई में साफ दिख रहा था कि सीनियर 9U पर भारी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ बंशियान ताओजी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। वो उनके दोनों हाथों में नुकीली नीडल्स घुसा देता है। फिर वही खून से भरी सुई लेकर वो वहां कुछ लिखता है और जाते जाते कहता है, वो तुम्हें बचाने नहीं आया, शायद वो अब कमजोर पड़ गया है। जाने से पहले बंशियान ताऊजी की कीमती अंगूठियां भी चुरा लेता है। उधर सीनियर और 9U की लड़ाई अभी जारी थी। 9U जब हमला करने आगे बढ़ती है तो सीनियर एक गहरी सांस लेती हैं और 9U के मुंह पर ऐसा जोरदार मुक्का मारती हैं कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसके बाद सीनियर उसे बुरी तरह पीट देती हैं और फिर बड़े ही स्वैग से अपना कोट पहनती हैं। गाउंग ये सब देखकर उनका फैन हो जाता है और उनकी खूब तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ एंथनी अपनी जान बचाने के लिए ली हुआ से भाग रहा होता है। तभी उसे सामने बंशियान दिखता है और वो उससे मदद मांगता है, लेकिन बंशियान मदद करने के बजाय उल्टा एंथनी को ही मौत के घाट उतार देता है। वो उसके सिर में अपनी नुकीली सुई घुसा देता है। ये खूनी मंजर देखकर ली हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद बंशियान अपनी खास ताकत से गांव को ढूंढ निकालता है, क्योंकि गांव के अंदर से ताई सुई की शक्तियां महसूस हो रही थीं। उधर कमरे में सीनियर को अचानक एक सुई आकर लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। ये देखकर गांव बुरी तरह घबरा जाता है और बंशियान उसे देखकर शैतानी हंसी हंसने लगता है। ग्यांग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और सीधा छत पर पहुंच जाता है, पर बैंशियान उसका पीछा नहीं छोड़ता और वहां पड़े भारी सामान को अपनी शक्तियों से उठाकर ग्यांग पर दे मारता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्यांग इतने भारी सामान को आसानी से उठाकर दूर फेंक देता है और उसकी सारी चोटें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तभी बैंशियान अचानक ग्यांग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, ये सब इस ताई सुई की ताकत का कमाल है। अब मैं ये ताकत तुमसे छीन लूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। बैंशियान जैसे ही उसकी शक्ति निकालने की कोशिश करता है, ग्यांग कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि बैंशियान को पीछे हटना पड़ता है और कोई उसे काफी दूर फेंक देता है। ग्यांग अपनी धुंधली आंखों से देखता है कि वहां वही रहस्यमयी शख्स आ चुका है। उसे देखते ही बैंशियान के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, महाराज, मैं आपके सामने झुकता हूं, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए। इसके बाद कहानी हमें 360 साल पुराने दौर में ले जाती है। हम एक महान फौज देखते हैं जो अपने राजा के पीछे पीछे एक बड़े युद्ध के लिए निकल रही थी। ये राजा अपने वक्त का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसके हाथ में लोगों की जिंदगी और मौत होती थी। दुनिया उसे साउथ किंग के नाम से जानती थी और आज अपने सामने खड़े उस रहस्यमयी शख्स को देखकर ग्यांग समझ जाता है कि ये वही साउथ किंग है। प्रेजेंट में बैंशियान अभी भी साउथ किंग के आगे घुटनों कर बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा था। साउथ किंग उसे ठंडे दिमाग से कहता है, चले जाओ यहाँ से। बैंशियान वहां से हटने लगता है, लेकिन उसे डरता हुआ देखकर ग्यांग कहता है, अभी तो तुम मुझे खाने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? बैंशियान पलट कर कहता है, सही कहा तुमने, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता। तभी हमें बैंशियान का असली रूप दिखता है। वो सिर्फ हड्डियों का एक भयानक ढांचा बन चुका था। वो चीखते हुए ग्यांग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर साउथ किंग तुरंत उसका सिर पकड़ लेता है। साउथ किंग बड़े गुस्से में कहता है, तुम इसे खाना चाहते हो, पर तुम्हारी औकात नहीं है। अगले ही पल साउथ किंग बैंशियान का सिर उसके शरीर से अलग करके दूर फेंक देता है। उसका ढांचा बिल्डिंग से नीचे गिरता है और राख बनकर हवा में गायब हो जाता है। वहां बस एक अजीब सी नीडल बचती है। इससे पहले कि साउथ किंग कुछ बोलते, उनकी तरफ एक सुई तेजी से आती है जिसे वो रोक लेते हैं। तभी उनके सामने दोबारा बैंशियान प्रकट होता है, लेकिन इस बार वो एंथनी के शरीर पर अपनी गर्दन लगाकर आया था। वो शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है वो अफवाहें सही थीं, आप अब कमजोर पड़ चुके हैं साउथ किंग। ये सब देखकर गांव की बुरी तरह फट रही थी। उधर बांशियन की नजर सिर्फ गांव पर थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि गांव को खाकर वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बांशियन कहता है कि उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है, जिसे पूरा किए बिना वो मौत को गले नहीं लगा सकता। इतना बोलते ही वो उन पर दोबारा टूट पड़ता है। साउथ किंग मुस्तैदी से गांव की हिफाजत करते हैं और आमने सामने की लड़ाई में बांशियन को उठाकर दूर फेंक देते हैं। बांशियन दोबारा खड़ा होता है और ताना मारते हुए कहता है, आप इस लड़के को बचा रहे हैं, क्या ये आपके लिए इतना खास है? लेकिन याद रखिए, बिना अपनी जादुई ताकत के आप इसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। साउथ किंग बिना डरे बांशियान के हर वार को रोकते हैं और गांव के लिए ढाल बन जाते हैं। जैसे ही बांशियान खुद हमला करने आगे बढ़ता है, साउथ किंग एक जोरदार मुक्का मारकर उसे धूल चटा देते हैं। बांशियान अब गुस्से में अपने शरीर से ढेर सारी नुकीली नीडल्स निकालता है और उनसे हमला करता है, पर साउथ किंग बिजली की रफ्तार से उसके पीछे पहुंचकर उसे जकड़ लेते हैं। साउथ किंग की पकड़ में आते ही वो सारी सुइयां गायब हो जाती हैं।
अब बानशियान की अकड़ खत्म हो जाती है और वो दोबारा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है, मैं अपने खानदान की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। जिस आदमी के पास ताई सुई का नाखून था, उसे ढूंढने से पहले मैं नहीं मर सकता। बानशियान की ये बात सुनकर साउथ किंग का दिल पिघल जाता है और वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद बानशियान अपनी पुरानी दास्तान सुनाता है। वो बताता है कि बहुत सालों पहले एक बड़े खानदान के इकलौते मर्द की मौत हो गई थी। माँ अपने बेटे के गम में इतनी टूट गई थी कि वो अपनी बहू को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंची। वहां एक रहस्यमयी शख्स ने उन्हें बेटे को दोबारा जिंदा करने का एक रास्ता बताया। उस माँ ने मौत को मात देने के लिए वो खतरनाक रिचुअल शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि बेटा मौत के बाद भी जिंदा हो गया, पर जब उसने आंख खोली तो नजारा खौफनाक था। उसके खानदान का हर सदस्य मौत की नींद सो चुका था। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो भी दम तोड़ चुकी थी। माँ की मौत के बाद जब उसकी नजर अपनी पत्नी की लाश पर पड़ती है तो वो टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के हाथ में वही ताई सुई की कंटा दिखाई देती है। उसे लेकर वो वहां से निकल पड़ता है और देखते ही देखते सदियां गुजर जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बंशियान ही था। अपने सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी मदद करने का वादा किया। वापस आज के वक्त में बंशियान रोने लगता है और कहता है कि उसकी वो पुरानी ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। साउथ किंग उसकी दास्तान सुनकर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। वहां पहुंचकर बंशियान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां की ताईसुई की शक्तियां बंशियान को ठुकरा देती हैं और उल्टा उसकी बची कुची जान ही सोखने लगती हैं। बंशियान की हालत अधमरी हो जाती है। तब साउथ किंग उसे बताते हैं कि इस शक्ति ने गांव को अपना मालिक चुना है, तुम्हें नहीं। तुम इसके काबिल नहीं हो। इसके बाद साउथ किंग बंशियान के सिर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। नीचे वही लालची बिजनेसमैन खड़ा था जो होटल हड़पने की ताक में था। तभी टेरेस पर ताऊ जी की एंट्री होती है। अपने बुजुर्ग और एंसेस्टर को सामने देखकर ताऊ जी खुशी से उनके गले लग जाते हैं। दरअसल साउथ किंग उन्हीं के खानदान के पूर्वज थे। लेकिन जैसे ही साउथ किंग अपनी असली ताकत दिखाते हैं, ताऊ जी डर के मारे उनके सामने झुक जाते हैं। उसी वक्त वहां बुई भी आ जाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ बेहोश होने का नाटक किया था ताकि बंशियान उन्हें सच में ना मार दे। वो ये भी बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो नयन यू वहां से ये कहकर चली गईं कि मैं तुमसे लड़ने दोबारा आऊंगी, पर सीनियर ने अपनी चप्पल मारकर उसे वहीं गिरा दिया था। ये सारी बातें सुनकर गांव का चेहरा देखने लायक था। थोड़ी ही देर में वहां ली हुआ भी पहुंच जाता है जो अभी भी लड़ने के लिए तैयार था। ताऊ जी उसे शांत करते हुए बताते हैं कि खतरा टल चुका है और सब कुछ ठीक है। बंशियान ने उस अमीर बिजनेसमैन के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो पीछे से साउथ किंग पर एक आखिरी जानलेवा हमला करने के लिए झपट्टा मारता है। इससे पहले कि वो नीडल साउथ किंग को लगती, गांव बीच में आ जाता है और वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। वो जहरीली सुई सीधा गांव की गर्दन में जा घुसती है। ये देखकर साउथ किंग का गुस्सा फट पड़ता है और वो बंशियान की गर्दन पकड़ लेते हैं। बाकी सब लोग गांव की हालत देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। साउथ किंग अपनी पूरी शक्ति मिस्टिक आर्ट का इस्तेमाल करके बंशियान पर ऐसा हमला करते हैं कि वो सुई टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव की सांसें थमने लगती हैं और वो अपनी आंखें मूंद लेता है। दूसरी तरफ बंशियान उस भयानक हमले के बाद भी जैसे तैसे जिंदा बच निकलता है। वो किसी अनजान शख्स को फोन लगाता है और आज जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच बता देता है। वो साउथ किंग के लौटने की खबर भी देता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बुरी तरह जख्मी हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पर उधर से ठंडी आवाज आती है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और इसी के साथ बंशियान का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब हमें वो शख्स दिखाया जाता है जो शायद इस पूरी कहानी का असली दुश्मन यानी मेन विलन है। वो पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरफ देखते हुए बड़ी गहरी बात कहता है, कैद होना तुम्हारी किस्मत में लिखा है, इसलिए तुम यहाँ हो। कोई भी अपनी तकदीर से भाग नहीं सकता। और फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली चालें चलूं।